साल 1971 इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर 10 मिलियन प्लस रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। Taking refuge in the neighboring Indian states of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya and बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया घुस रहे थे। तो इतने लोगों ने बॉर्डर क्रॉस क्यों किया और वो ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर इंडिया क्यों आए और इंडिया ने इस पर क्या एक्शन लिया? Have been doing and we will continue to do everything possible to avoid an armed conflict. और सैम मानेकशॉ का इन सब में क्या रोल था? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Two-day visit to his the communal and the Bengali. तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री से। आफ्टर इंडिपेंडेंस बंगाल दो हिस्सों में बंट गया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। अब आप लोग बोलोगे वेस्ट साइड में तो पाकिस्तान था। एक्चुअली आफ्टर 13th सेंचुरी बंगाल एंड आसपास के इलाकों में मुस्लिम रूल न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, बट फिर भी यहाँ के हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच एक को एग्जिस्टेंस था, इसलिए यहाँ के लोगों के बीच रिलीजन कभी नहीं आया अंटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब मुस्लिम्स की मेजोरिटी बढ़ गई तो बिहार के कई मुस्लिम्स एंड बंगाली मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल में रहने लगे एंड बंगाली हिंदूज वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुआ और ये अंडर पाकिस्तान गवर्नमेंट आता था, पर ये उन लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा बहुत हरास और एक्सप्लॉइट किया जाता था। एक्सप्लॉइट इन द सेंस मतलब ईस्ट पाकिस्तान में मोस्टली लोग बंगाली बोलते थे और उर्दू नहीं। वो लोग अपनी मदर टंग उर्दू नहीं अपनाना चाहते थे। ये तो बहुत कम है, पर ऐसे कई रीजंस थे। ईस्ट पाकिस्तान के लिए एनुअल बजट सिर्फ 25% था ऑफ द टोटल बजट, जबकि रिवेन्यू 62% लिया जाता था ईस्ट पाकिस्तान की ओर से। ऑल द रीजंस जिसके कारण हमें डेवलपमेंट भी ना के बराबर ही देखने को मिलती है। और हद तो तब पार हो गई जब 1970s में पाकिस्तान के कमिश्नर इन चीफ जनरल याह्या खान ने इलेक्शंस डिक्लेयर किए। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. इससे पहले पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही चलती थी। इस इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग जीतती है विद द रेशियो ऑफ 167 to 313 सीट्स। पर जस्ट ईस्ट पाकिस्तान ने इलेक्शंस जीते, इसलिए इलेक्शंस कैंसिल कर दिए। देन बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, कई आज़ादी के नारे लगे। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में कैद किया गया। इन सब में एक मेजर जियाउर रहमान भी थे, जो कि जोरों शोरों से आजादी के नारे लगा रहे थे। इन सब के जवाब में ईस्ट पाकिस्तान ट्राइड टू डिफेंड देमसेल्व्स एंड फॉर्म्ड अ आर्मी नेम मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी सपोर्ट्स बंगाली पीपल, और जो लोग उर्दू बोलते थे आर्मी उन्हें वेस्ट पाकिस्तान का सपोर्टर मानती थी। इस कारण बिहारी मुस्लिम्स जो कि उर्दू बोलते थे उन पर जुल्म बढ़ गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन वेस्ट पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और मुक्ति बाहिनी के सपोर्ट में शांति बाहिनी नाम की एक फोर्स बनाई। इस फोर्स ने बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए और इनके रूल में हजारों की संख्या में लोगों को पर डे मारा जाता था। एंथनी मैस्केरेनहास जो कि एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने यूके जाने के तुरंत बाद संडे टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा ईस्ट पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में। बहुत से लोग यह आर्टिकल पढ़कर सहम गए। इंदिरा गांधी जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी इस आर्टिकल को पढ़ती है
इन दिनों 10 मिलियन प्लस रेफ्यूजीज इंडिया माइग्रेट करते हैं। तब पीएम इंदिरा गांधी ने अपनी मिलिट्री भेजकर वॉर में हेल्प करना सही समझा, इंस्टेड ऑफ इतने लोगों को सहारा देने के। पीएम इंदिरा गांधी इस मिशन को लीड करने के लिए मिलिट्री जनरल सैम मानेकशॉ को अपॉइंट करती है। तो यहाँ एंट्री होती है सैम मानेकशॉ की। अब आप लोग बोलेंगे मैं स्टोरी यहाँ से भी शुरू कर सकता था, पर हमें ये हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी था फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। चैप्टर 2 पास्ट लाइफ ऑफ सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनके पापा का नाम हॉर्बिट्स मानेकशॉ था, जो कि एक डॉक्टर हुआ करते थे, और उनकी मॉम का नाम इलानी मेहता था। उनके दोनों पेरेंट्स पारसी थे, जो कि गुजरात से अमृतसर शिफ्ट हुए थे। सैम अपने एकेडमिक्स में भी बहुत ब्रिलियंट थे। 15 साल की उम्र में उनके पास जूनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट था। उन्हें लंदन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाना था, क्योंकि उनके पापा भी एक डॉक्टर थे और वो अपने पापा के नक्शे कदमों पर चलना चाहते थे। सैम ने अपनी डॉक्टर बनने की इच्छा के बारे में अपने पापा को बताया, पर उन्होंने उनकी बात को सख्त नकार दिया, ये कह के कि कुछ मर्दों वाले काम करो। तो मानेकशॉ ने फ्रस्ट्रेट होकर आर्मी स्कूल ज्वाइन की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मानेकशॉ ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से एज अ कैप्टन इंडियन मेडिकल सर्विस IMS में सर्व किया था। साल 1939, इन सालों दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी। एक तरफ ब्रिटिशर्स एंड एम्पायर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन थे, वहीं दूसरी ओर फ्रांस, जर्मन नाजीज और जापान ये साथ थे। 1942 में हुआ ये कि जापान ने बर्मा पर अटैक किया। इस लड़ाई में जापान ने पगोड़ा हिल्स को कैप्चर किया था और उसी समय सैम मानेकशॉ को बर्मा में 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में अपॉइंट किया था। मानेकशॉ इससे पहले 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स कराची में थे और वर्ल्ड वॉर 2 के लिए बर्मा में जापानीज आर्मी ने जब पगोड़ा हिल्स कैप्चर किए, तब ब्रिटिश आर्मी ने अपनी एक सेना की टुकड़ी रिटालिएट करने के लिए भेजी, जिसमें सैम मानेकशॉ भी शामिल थे। फिर जापानीज आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। वॉर के दौरान सैम मानेकशॉ को 7 गोलियां लगी थी। खून इतना बह गया था, किसी को भी उनका बचना मुश्किल ही लग रहा था। अर्दाली शेर सिंह, जो कि उनके अच्छे दोस्त थे, वो सैम को बचाने का ट्राई करते हैं। अर्दाली उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर भी उनकी हालत देखकर शॉक हो गए थे। डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनको सिर्फ अभी भगवान ही बचा सकते हैं एंड इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। पर वहाँ जनरल डेविड कोवेन भी मौजूद थे, जो कि डॉक्टर को फोर्स करते हैं और सैम मानेकशॉ को जिंदा रहने के लिए मोटिवेट करते हुए अपना रिबन क्रॉस दे देते हैं। रिबन क्रॉस तब के ज़माने में जिंदा सोल्जर्स को दिया जाता था। ये देखकर डेविड कोवेन ने मानेकशॉ को सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि बस जिंदा रहना। एंड देन अ मिरेकल हैपेंड, समहाउ मानेकशॉ सर्वाइव्स। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे और साथ ही उनके लिए खुश भी थे। मानेकशॉ की बहादुरी देखते हुए उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया। ये था सैम मानेकशॉ के कई किस्सों की किताब से एक उनकी बहादुरी का लम्हा। अगेन बैक टू द स्टोरी। चैप्टर 4 1970 इंडो-पाक वॉर। सैम मानेकशॉ की बहादुरी के कारण पीएम इंदिरा गांधी सिर्फ उन्हें ही अपॉइंट करना चाहती थी, पर मानेकशॉ ने इनिशियली इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और बोले कि इतने जल्दी इस मिशन को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के बराबर है, और वो इस चीज के लिए रिजाइन करने को तक तैयार थे। फिर पीएम गांधी ने मानेकशॉ को रेफ्यूजीज के कंडीशन के बारे में बताया और उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद फुल सपोर्ट एंड परमिशन के साथ मानेकशॉ को अपॉइंट किया। अब सारे परमिशंस मानेकशॉ के पास थे और अब उनको रोक टोक करने के लिए भी कोई नहीं था, इसीलिए वो अब मिशन करने के लिए एग्री भी हो गए थे। मानेकशॉ ने फिर स्ट्रेटजीज बनानी शुरू की और कहा कि हम नवंबर तक वॉर का ऐलान नहीं करेंगे। अब ये इसलिए क्योंकि अगर उस समय सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान पर ही फोकस किया जाता तो चाइना और वेस्ट पाकिस्तान वाली जगह फ्री रह जाती, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत उन्हें फेस करनी पड़ती।
और वो स्ट्रेटेजिकली परफेक्ट चारों ओर से अटैक करना चाहते थे, इसलिए नवंबर तक उन्होंने वॉर को अवॉइड करने बोला। इस अप्रैल से नवंबर तक के समय के बीच में उन्होंने 3 चीजें बताई। पहला, कि वो अपने देश की आर्मी को ट्रेन करेंगे। दूसरी, कि वो पाकिस्तान के विरोध में बनाई फौज मुक्ति बाहिनी को भी ट्रेन करेंगे। और तीसरा, कि वो सोवियत यूनियन के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और जनरल याह्या खान के बीच गहरी दोस्ती थी। मानेकशॉ की स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेज था कि इंडिया वेस्ट पाकिस्तान पर डिफेंसिव होगा। तो 1971 में सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच एक ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन हुई। अब सैम मानेकशॉ ने कॉन्स्टेंटली मुक्ति बाहिनी और इंडियन आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान से वॉर नहीं बल्कि वहाँ हो रहे जुल्म को रोकने की तैयारी शुरू थी। पाकिस्तान को इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का पता चल गया था। पाकिस्तान को पता था कि अगर इंडिया ने इस वॉर में इंटरफेयर किया तो ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। सो दे डिसाइडेड टू अटैक फर्स्ट। तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चेंगिस खान एग्जीक्यूट करता है। इस ऑपरेशन के हिसाब से पाकिस्तान 11 एयरफील्ड्स पर बॉम्ब गिराता है, जिनमें अमृतसर, पाटनपुर, जोधपुर, अंबाला ऐसे एयरफील्ड शामिल थे। पर लकीली हमें हमारे एक भी सोल्जर की कैजुअलिटी नहीं देखने को मिली। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान यूएन में एक अपील करता है कि इंडिया को सीज फायर करने का ऑर्डर दो। याह्या खान और रिचर्ड निक्सन की दोस्ती के कारण पहले यूएस, फिर चाइना और यूके भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हैं। फिर सोवियत यूनियन के साथ इंडिया के अच्छे संबंध यहाँ इंडिया को बचाते हैं, क्योंकि जितनी भी बार अपील की जाती है सोवियत यूनियन उसे वेटो कर देता है। वेटो मतलब किसी भी काम की अपील को रिजेक्ट कर देना, और अपील साथ साथ रिजेक्ट हो जाती थी। पर पाकिस्तान के फर्स्ट अटैक के कारण और ईस्ट पाकिस्तान पर हो रहे अत्याचार के कारण फिर यूके और फ्रांस भी इस अपील को वोट करते हैं। ब्रिलियंट मूव बाय सैम मानेकशॉ। इंडिया ने वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को अपने फेवर में कर दिया था। इस समय पाकिस्तान को खबर लगी कि राजस्थान के जिले जैसलमेर में एक जगह है लोंजेवाला, वहाँ सिर्फ 120 सोल्जर्स ही है। सो पाकिस्तान वहाँ अटैक कर देता है। उस समय लोंजेवाला में कुलदीप सिंह चांदपुरी की ड्यूटी थी। इंडियन गवर्नमेंट इन्हें फॉल बैक करने का ऑर्डर देती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी आर्मी लोंजेवाला पहुंच चुकी थी। तो कुलदीप एंड टीम ने फाइट बैक किया। उन्होंने सिर्फ फाइट बैक ही नहीं किया बल्कि वो रात तक सरवाइव भी करते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जिसमें 2800 की संख्या में सैनिक होते हैं विद फुल ऑफ वेपन्स एंड टैंक्स। वो सभी लोग जाबाजी से पूरी आर्मी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। दिन सुबह एयरक्राफ्ट्स का बैकअप आया और इंडिया ने ये जीत अपने नाम दर्ज कर ली। 1999 की बॉर्डर मूवी में मोस्टली इस बैटल की पूरी जानकारी बहुत ही रोमांचक अंदाज में दी गई है, तो आप उसे रेफरेंस की तरह ले सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। देन नेवी ने भी कराची पोस्ट पर अटैक करा। अगेन ब्रिलियंट मूव बाय सैम मानेकशॉ, जिसके कारण कराची से चांदगांव जाने वाली पूरी शिप्स पर हमारा कब्जा हो गया और सारी तरफ से शांति बाहिनी फोर्स को मिलने वाली पूरी हेल्प के कनेक्शंस टूट गए थे। साथ ही इंडियन नेवी ने सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान फिर से चीप ट्रिक्स लगाने का ट्राई करता है यूएन में अपील करके फॉर देयर सपोर्ट इन एम्बुश, बट अगेन सोवियत यूनियन वेटो कर देती। पाकिस्तान इस वॉर में बुरी तरह हार रहा। अब इंडिया को बस ईस्ट पाकिस्तान में रहे पाकिस्तानी सोल्जर्स को ही हराना था। इंडिया की ईस्ट साइड अग्रेसिव थी और मानेकशॉ की ट्रेनिंग के कारण मुक्ति बाहिनी फोर्स भी इंडियन सोल्जर्स को अच्छा सपोर्ट दे रही। देन इसके बाद इंडिया ने एक ऐसा मूव खेला जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित। इंडियन एयरफोर्स ने ढाका के ऊपर सोल्जर्स ड्रॉप करवाए विद द हेल्प ऑफ पैराशूट, बट असल में ये सोल्जर्स नहीं थे। ये बस सोल्जर्स के रूप में पुतले थे जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ड्रॉप किए गए, और ये बात सिर्फ इंडिया को ही पता थी। एंड ये न्यूज़ ऑलमोस्ट आग की तरह फैल गई। लोग बोलने लगे कि 5000 की संख्या में सोल्जर्स को ड्रॉप करवाया गया है। इस स्ट्रोक से पाकिस्तानी सोल्जर्स का मनोबल टूट गया। मुक्ति बाहिनी पहले ही पाकिस्तानी सोल्जर्स के पीछे थी, अब 5000 सोल्जर्स भी उनके पीछे लगेंगे। ये सोचकर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे। इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल जीत सिंह अरोरा, उन्होंने पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को आधा घंटा दिया और सरेंडर करने को कहा। लेफ्टिनेंट नियाजी को हार सामने नजर आ रही।
इसीलिए विथ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट जनरल नियाजी ने सरेंडर कर लिया। इस समय जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि तब के पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्पीच आदि छोड़कर आ जाते हैं और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 94,000 सोल्जर सरेंडर कर देते हैं, जो कि हिस्ट्री से लेके आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था आफ्टर वर्ल्ड वॉर। इस तरह से ये हिस्टोरिक वॉर खत्म होती। इस वॉर को लीड कर रहे मानेकशॉ की ब्रेवरी और इंटेलिजेंस के आगे पाकिस्तान अपने घुटने टेक देता है। मानेकशॉ की प्लानिंग, मानेकशॉ की स्ट्रेटेजीज और मानेकशॉ की ट्रेनिंग इस वॉर को ज्यादा देर चलने नहीं देते। ये वॉर सिर्फ 13 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती और इसका पूरा श्रेय इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को जाता है, क्योंकि तीनों के कोऑर्डिनेटिव अटैक्स के कारण ही पाकिस्तान को झुकना पड़ता है। और मानेकशॉ इस वॉर के राइटर और डायरेक्टर थे, ऐसा बोलने में कुछ बुराई नहीं। इंडिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, पर सही मायनों में इंडिया को फ्रीडम दिलाए रखने का काम इस हिस्टोरिक लेजेंड ने किया। ऑलमोस्ट 5 वॉर्स इंडिया की तरफ से लड़। चैप्टर 5 रिटायरमेंट। मानेकशॉ की वीरता देखते हुए उन्हें 1972 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से नवाजा गया। 15 जनवरी 1973 को ये मिलिट्री लेजेंड एक फुल टाइम रिटायरमेंट ले लेता है। He served nearly for 4 decades. सैम अपनी वाइफ सिल्लो के साथ कुन्नूर में सेटल हो गए। 1977 में उन्हें ऑर्डर ऑफ त्रिशक्ति पट्टा फर्स्ट क्लास ये अवार्ड दिया गया बाय नेपाली किंग बीरेंद्र। मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने इन द ईयर 1973। जून 27, 2008 12:30 बजे वेलिंगटन के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ की डेथ हो गई बाय सम कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम निमोनिया। उनके आखिरी शब्द थे आई एम ओके। उनकी उम्र उस समय 94 इयर्स थी। उनके मृत शरीर को ऊटी की एक पारसी सिमेंट्री में दफनाया गया, जहां पर उनकी वाइफ की भी कब्र थी। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है, हमारी 1971 में हासिल की हुई जीत को याद रखने के लिए, which was led by Sam Manekshaw। तो ये थी 1971 की पूरी लेजेंडरी बैटल एंड द मैन हु शेप्ड आवर हिस्ट्री, सैम मानेकशॉ की पूरी कहानी। अभी फिलहाल में रिलीज हुई मूवी सैम बहादुर में सैम मानेकशॉ की पूरी लेजेंडरी लाइफ एक डॉक्यूमेंट्री बायोपिक की तरह दिखाई गई है और साथ ही उनकी बहादुरी के किस्से बड़ी स्क्रीन पर जीने का मौका मिस मत कीजिए। स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू वॉच। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग हमसे यूं ही जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।